हेलो एवरीवन। आज है 23 मार्च 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे जो न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज़ होती है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम डिस्कस करते हैं, उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सबसे पहली न्यूज़ हमारे सामने आती है उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज आती है, सेंटर वार्न्स इन्फ्लुएंसर्स अगेंस्ट एंडोर्सिंग ऑफशोर ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स। समझना, अभी रिसेंटली क्या हुआ है आपको पता होगा कि कल से आईपीएल स्टार्ट हो चुके हैं। और जब आईपीएल स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है, यहाँ का जो यूथ है, वो यूथ क्या करेगा, तो उसको एक ही काम है, उसको क्या करना है, उसको आईपीएल में सट्टा लगाना है। ठीक है। अब जब वो आईपीएल में सट्टा लगाएगा तो उसके सट्टे लगाने को रोकने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, इनको सबको रोकने के लिए कुछ रूल्स या रेगुलेशंस लागू करने की बात कही है। जैसे कि आपके सामने आपको पता होगा कि जो हमारी एक मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसने क्या कहा है कि अगर कोई गैम्बलिंग करता पाया गया या अगर वो कोई भी ऑनलाइन सट्टेबाजी करता पाया गया तो उसके ऊपर क्या होंगे, एक्शंस लिए जाएंगे। जैसे समझना, इसको ऐसे समझते हैं, लास्ट टाइम आपने देखा होगा ऑनलाइन बैटिंग एक ऐप था, शायद आपको याद होगा, महादेव बैटिंग ऐप, है ना। इस महादेव बैटिंग ऐप का जो ओनर होता है उसको पकड़ा जाता है, बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाता है, जिसके अंदर इनके ऊपर लगभग 15,000 करोड़ रुपीज के स्कैम के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो अल्टीमेटली ये हो क्या रहा है, समझना कि जो हमारा यूथ है, इस यूथ को ये बर्बाद करने पे तुला हुआ है और कोई काम नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो भी शाम को फ्री होगा वो पक्का ऑनलाइन देखेगा। अब जैसे ही वो मैच देखेगा तो उसके सामने ऐड आ जाती है, कौन सी, ड्रीम इलेवन। ठीक है, आपने सुना होगा, हाउस एट दुनिया भर के बने हुए हैं, माई इलेवन सर्कल। तो इसमें वो अपना जीवन, अपनी लाइफ तो बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन साथ की साथ में वो अपना जो घर वालों का जो पैसा है उसको भी बर्बाद कर रहा है। ठीक है। ये तो हो गई कॉमन सी बात जो कि आप लोगों को पता होंगे कि हाँ भाई इसमें ऐसा ऐसा हुआ होगा, या ये जो द हिंदू में जो न्यूज है ये कहना चाहता है। अब समझना कि इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट लिंक बनते हैं, समझना। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ठीक है, या ऑनलाइन जो गैम्बलिंग होती है उसको रोकने के लिए, गैम्बलिंग को रोकने के लिए एक एक्ट आया था। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लॉटरीज की, तो एक एक्ट आया था, लॉटरीज एक्ट। ठीक है, 1998। ये किसको ब्लॉक करने का काम करते हैं, किसको बंद करने का, तो लॉटरी वगैरह को। अब आपसे पूछेगा और क्या क्या है, तो देखो सिंपल सा याद रखना, एक एक्ट है कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आता है कब, तो ये आता है 2019 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें क्या था कि अगर कोई बंदा किसी को, किसी, जैसे कि मान लो ऐसे समझो कि आपने न्यूज में या उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी टीवी में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा कि इंपीरियल ब्लू की एड आती है। आई थिंक सबने देखा होगा, इंपीरियल ब्लू की एक एड आती है जिसमें वो बात किसकी कर रहे होते हैं, पानी की, है ना, सोडा की, लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या बेच रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली वो बेच रहे होते हैं क्या, शराब, यानी कि वाइन या लीकर का उसकी सेल के लिए उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये जो इस टाइप की जो एडवर्टाइजमेंट होती है इसको नाम दिया गया सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। क्या कहते हैं इसको, सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। अगर ऐसा भी कोई पकड़ा गया तो उसको भी ब्लॉक करने का, उसके ऊपर एक्शन लेने का काम कौन करता है, तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये सारा का सारा काम करता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा आईटी एक्ट था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 2021 में आया था, जो कि जो ऑनलाइन जितनी भी एड वगैरह होती है उसमें एथिक्स की बात करता है, उन सब के अंडर भी इसके अंदर क्या की जा सकती है, कार्रवाई हो सकती है जो लोग ऐसा काम करते हैं। ठीक है। तो आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन कौन से एक्ट इसमें आते हैं। और अगर आपसे पूछे आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि अभी पूरे 2 ढाई महीने चलने वाला है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ ले तो याद रखना, ये जो गैम्बलिंग होती है ना, गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग किसका पार्ट है, तो देखना, अब हमने कई बार पढ़ा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 चीजें बनी हुई है। एक हमारा कौन सा है, स्टेट लिस्ट। ठीक है। एक हमारी कौन सी है, यूनियन लिस्ट।
और एक हमारी कौन सी है, तो हमारे पास एक कौन सी आती है, कंकरंट लिस्ट। कौन सी आती है, कंकरंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जो जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है उसको चेंज करने का, जैसे पुलिस हो गया ये सब। यूनियन लिस्ट में वो होती है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है, जैसे डिफेंस हो गया। ठीक है। अब कंकरंट लिस्ट क्या होती है, जिसमें दोनों काम कर सकती है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है। अब अगर पूछे गैम्बलिंग को रोकना किसके पास है, तो याद रखना हमारा जो शेड्यूल नंबर, कौन से शेड्यूल नंबर में लिखी हुई है चीजें, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, तो 7th शेड्यूल में लिखा है। और उस 7th शेड्यूल के अंदर भी किसके अंडर आता है, तो याद रखना स्टेट लिस्ट के अंदर आती है कौन सी, गैम्बलिंग करना। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये जो न्यूज है इसको ध्यान में रखना और सट्टे की तरफ नहीं जाना है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। JNKASR scientists develop pancreas mimicking system for responsive insulin delivery in the diabetes treatment। समझना, ये आज के दिन में इतना बड़ा इशू हो चुका है ना डायबिटीज का, कि होता क्या, समझना। हमारी जो बॉडी होती है ना, इसमें होता है लीवर। ठीक है। और इस लीवर के पास ही, अब स्टमक के जस्ट पीछे क्या होता है, पेनक्रियाज। अब ये पैनक्रियाज करता क्या है, तो समझना ये पैनक्रियाज बहुत से काम करता है। जैसे इस पैनक्रियाज का काम है कि ये कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है। और ये एंजाइम क्या करते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर जो हमारे फैट होते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, उनको ब्रेक करने का काम करते हैं। और इसी पैनक्रियाज के अंदर याद रखना कुछ हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है। जैसे मैं हार्मोन्स की बात करूं तो जैसे इंसुलिन हो गया। अब ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में जो हमारा शुगर लेवल है ना, उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब सोचो किसी की बॉडी में इंसुलिन ही रिलीज नहीं हो रहा, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जो बीटा सेल्स है वो ही जनरेट नहीं हो रही, तो होगा क्या, उस पर्सन को क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर उसमें, अगर मैं कहता हूं कि पेनक्रियाज में अगर डिसऑर्डर हो चुका है तो उसको डायबिटीज हो सकता है। उसको एक डिजीज होती है पेनक्रियाटिटिस, ठीक है, या पेनक्रियाटिस, ठीक है, ये हो सकती है। उसके साथ साथ याद रखना उस पर्सन को पेनक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पैनक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा किसकी वजह से हो रहा था, इंसुलिन के ना होने की वजह से। जैसे आजकल देखना, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे है ना, जिनकी उम्र या जिनकी एज जो होगी लगभग 10-12 ईयर की होगी। ठीक है। उनकी जो एज है, और आई थिंक मैंने एक ऐसा भी केस सुना था जिसमें उस बच्चे की एज थी 4 ईयर, है ना, 4 साल की। उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा, उसका जो डायबिटीज है वो कितना हो चुका है, तो उसका डायबिटीज 400 पॉइंट पे जा चुका है। यानी कि 100 से ऊपर इसको डेंजर में माना जाता है। तो सोचो उस बच्चे को जिंदगी भर अगर उसका इंसुलिन नहीं बनना शुरू हुआ, तो उसको लाइफ टाइम उसको क्या लेने होंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होंगे। तो एक बहुत ही बड़ी डिजीज है ना। हालांकि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। तो अभी क्या हुआ, जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया कि जो पेनक्रियाज है ना, इसका जो मैं कह सकता हूँ कि एक जो इसका क्लोन तैयार कर लिया है, जो एक्चुअल में करेगा क्या, इसकी मिमिक्री करेगा, है ना, हमारे इम्यून सिस्टम में जाकर, और वहां से क्या, जो इंसुलिन है ना वो डिलीवर करने का काम किया जाएगा। तो जो डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो हमारा इंसुलिन होता है वो क्या काम करता है, पेनक्रियाज क्या काम करता है। ठीक है। और ये हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट, राइट वेल्स में नेवर ब्रीड आफ्टर रन ins विद फिशिंग गियर। समझना, व्हाट इज फिशिंग गियर। सबसे पहले, या सबसे पहले समझते हैं राइट वेल क्या होती है। देखो, एक होती है वेल, एक होती है राइट वेल। राइट वेल इसको क्यों नाम दिया गया, क्योंकि बहुत अच्छी वेल है। ये क्यों अच्छी है, क्योंकि ये जो हमारा कोस्ट लाइन है, ठीक है, या जो हमारी शोर लाइन है ना, जो हमारा कोस्ट लाइन है उसके आसपास रहती है। और ये बहुत ही धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या करती है, स्विमिंग करती है, स्लो स्विम करने वाला एक क्रिएचर है। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा इजिली हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। और याद रखना, जब ये इसकी डेथ हो जाती है तो ये फ्लोटिंग करता हुआ नजर आएगा तुम्हें। तो इसका नाम इसलिए दिया गया राइट वेल, क्योंकि इजिली इसको कैप्चर किया जा सकता है। अब दिक्कत क्या है, न्यूज में क्या है समझना, आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा वो समझना। और एक बात याद रखना, ये जो न्यूज है ना, ये जनवरी के महीने से, आपने देखा होगा हम जनवरी से लगभग पढ़ते आ रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ा होगा, ऑनलाइन पढ़ा होगा, जनवरी से ये तीसरी बार न्यूज में आ चुका है, राइट वेल्स।
तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछ ले वो। तो याद रखना राइट वेल क्या होती है, जो नॉर्मल वेल होती है, जो इजिली कैप्चर कर ली जाती है, जो कोस्ट लाइन के आसपास रहती हैं। लेकिन कहाँ मिलती है, इनका जो IUCN स्टेटस क्या है, क्योंकि यही पूछता है हमसे। जैसे कल हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पढ़ा था उसके बारे में कि उसका IUCN स्टेटस क्या था, तो हमने पढ़ा था क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुका है वो। तो सेम ऐसे ही तो समझना, ये 3 जगह मिलती है बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सी पर, तो एक तो ये हमारे कहां पर मिलेंगे, साउदर्न साउदर्न ओशियन में, साउदर्न राइट वेल के नाम से, ठीक है। एक हमारे कहां पर मिलेंगी, तो याद रखना एटलांटिक नॉर्थ एटलांटिक राइट वेल, ठीक है। एक हमारी कहां पर मिलेंगी, तो याद रखना नॉर्थ पैसिफिक राइट वेल। ये 3 टाइप की पाई जाती हैं। तो याद रखना पहली जो हमारी वेल है, जो फर्स्ट वाली वेल है, वो कैसी है, तो उसका उसका लीस्ट कंसर्न में आती है कि इतना उसका हमारे से कोई कंसर्न नहीं है, इतना वो खत्म होने या डेंजर एंडेंजर्ड लिस्ट में नहीं है। जो सेकंड वाली है, याद रखना ये किस में है, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में आती है। और जो लास्ट वाली है वो किस में आती है, तो याद रखना वो एंडेंजर्ड की लिस्ट में आती है, ठीक है। ये जो स्टेटस होते हैं, ये जो कुछ एनिमल्स के वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हो, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। अब आ जाते हैं फिशिंग गियर। व्हाट इज फिशिंग गियर, जब मछली पकड़ने जाते हैं मछुआरे, तो जो उनके जो जाल होते हैं, उनके वो जब इनसे टकराते हैं, तो ये व्हेल जो होती है ना, उससे क्या हो जाती है, इसके बहुत सारे वाउंड्स हो जाते हैं, या कह सकता हूँ कि बहुत सारे घायल हो जाती है ना, इसको वो ज्यादा नुकसान होता है। और उसके बाद होता है क्या है कि ब्रीड ही नहीं कर पाती है। और जब ब्रीड नहीं कर पाएगी, तो बताओ ये क्या, ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ा पाएगी, नहीं बढ़ा पाएगी। तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है कि जब पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ेगी, तो ये क्रिटिकली डेंजर्ड एंडेंजर्ड लिस्ट में तो आई जाएगी, ठीक है। तो इसको प्लीज अच्छे से ध्यान रखना, ये 3-4 बार न्यूज में आ चुकी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अच्छा, ये वही नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल के बारे में लिखा हुआ है कि ओनली 42 न्यू कॉल सिंस 2017। 2017 से लगभग हमने सिर्फ 42 ही नए इनके बच्चों को देखा है, क्योंकि ब्रीड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न आ चुका है हमारे सामने, ठीक है। इनको सीरियस इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है, किसकी वजह से, तो जो फिशिंग जो केज वगैरह यूज करते हैं, उनकी वजह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज IMT। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये जो IMT एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई। तो सबसे पहले समझना, ये एक्सरसाइज स्टार्ट कब हुई थी, तो ये एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था कब से, 2022 से स्टार्ट किया गया था। किस किस कंट्री के बीच में है, तो सिंपल सा ध्यान रखना, एक है इंडिया, एक है मोजाम्बिक, एक है तंजानिया, ठीक है। और ये इस बार की कहां पर हुई है, तो इस एक्सरसाइज को कहां पर किया गया है, ज्वाइंट एक्सरसाइज शेड्यूल्ड फ्रॉम 21 टू 29 मार्च। द फर्स्ट एडिशन कहां पर हुआ था इसका, तो अक्टूबर 22 में हुआ था, ठीक है। और ये कहां पर हुआ है, तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करने गया, तो याद रखना INS तर्कस, जो कि हमारा उसका इंडियन नेवी का एक INS, या कह सकता हूँ कि शिप है, ठीक है। तो इसको वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। मैं कई बार कहता हूं कि जब भी एग्जाम में पूछता है, तो एक एक्सरसाइज पूछ लेता है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जो नेवल एक्सरसाइज होती है, जो हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, उन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए, किस किस कंट्री के साथ कौन सी इंपॉर्टेंट हमारी एक्सरसाइज इस वक्त या चल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। इसको वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशन इंद्रावती। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। व्हाट इज ऑपरेशन इंद्रावती, तो समझना, ये किसको इवैक्यूएट करने के लिए है, तो इंडियंस को कहां से, हाइती। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था द हिंदू में, हाइती एक क्या है, एक कंट्री है, ठीक है। इस कंट्री के अंदर क्या हुआ था, तो आपको पता होगा, इसके अंदर मिलिट्री या इमरजेंसी चल रही है। और इमरजेंसी चलने का मतलब क्या है, देखो वहां का जो PM था ना, वो PM कहाँ चले गए थे, केन्या गए थे। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। और केन्या जाकर उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर भी, हमारी कंट्री के अंदर भी क्या चाहिए, हमें जो इंटरनेशनल ट्रूप्स होती है ना, उन इंटरनेशनल ट्रूप्स को हम अपने यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा, तो यहाँ के जो लोकल जो विलेन थे, यानी कि लोकल जो गैंग्स बनी हुई थी, गैंगस्टर्स जो थे, वो सारे सरकार के अगेंस्ट चले गए और जगह जगह बम धमाके कर दिए उन्होंने, ठीक है। और सरकारी ऑफिस को उड़ा दिया, लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया, और पूरे तरीके से कह सकता हूँ कि वो जो गैंगस्टर्स थे, उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। अब इस जगह पर हमारे इंडियंस भी लोग फंसे हुए हैं, और जब हमारे इंडियंस लोग फंसे हुए हैं, तो यहाँ से उनको निकालना बहुत जरूरी है। तो उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन इंद्रावती। आई थिंक आपको याद रह जाएंगी ये चीजें,
ठीक है। और अगर आपसे पूछता है ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या पूछेगा, तो बस इतना पूछ सकता है आपसे आगे चलकर कि ये जो ऑपरेशन इंद्रावती है वो कहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर हुआ। इसकी कैपिटल कौन सी है, तो देखो ये जो हाइती है इसकी कैपिटल कौन सी है, ये है कहाँ पर, पहले इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को कि इसकी लोकेशन क्या है। अच्छा, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, यूएसए, मैक्सिको, ठीक है, कोलंबिया, ये बीच में क्या है, कैरेबियन सी, ये सारे के सारे क्या है, कैरेबियन आइलैंड है, ठीक है, ये अटलांटिक ओशियन इधर। तो यहाँ पर एक कंट्री है कौन सी, हाइती, और इसकी कैपिटल कौन सी है, तो पोर्ट ऑउ प्रिंस इसकी क्या है, कैपिटल है। और यहां से इन लोगों को उठाकर इस डोमिनिकन रिपब्लिक जो कंट्री है, छोटा सा आइलैंड जो कंट्री है, इसमें शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर इन लोगों को मरने से या इनको कुछ भी नुकसान हो उससे बचाया जा सके। तो प्लीज इसको याद रखना, कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। टाइम टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट जो अपने इंडियंस को निकालने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन करती रहती है, जैसे ऑपरेशन गंगा और ये सब आपने पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज करके याद रखना कि एक्चुअल में है क्या। देखो, अभी हमारा जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए हमारा जो हमारी गवर्नमेंट है, मैं कह सकता हूँ सीधा सीधा, उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है क्या, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है ANAZRANINF। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ए नोवेल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब समझना ये है क्या, 75 लाख का प्रोजेक्ट है, वो सब आप पढ़ लोगे इसमें। अब देखो मेन इश्यू क्या है, आपने देखा कोविड 19, है ना, कोविड 19 के अंदर बहुत से लोगों की डेथ हुई, लेकिन कोविड 19 के अंदर एक चीज हुई थी कि हम जब भी हल्का सा बीमार पड़ते थे तो हम अपने आप को उस बीमारी से निकालने के लिए क्या कर रहे थे, मान लो मुझे जुकाम हुआ, खांसी हुई, तो मैंने क्या किया, मैंने तुरंत मेडिसिन ले ली, और जैसे मैंने मेडिसिन ले ली तो उसके बाद हुआ क्या, मैं ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि मेरे को आदत पड़ गई, पहले मैं एक मेडिसिन में ठीक हो जाता था, फिर मैंने इतनी मेडिसिन ली, मैं 2 मेडिसिन में ठीक होने लगा, फिर मेरे को 3 टैबलेट चाहिए, 4 टैबलेट चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो बैक्टीरिया है ना मेरी बॉडी में, जो मुझे नुकसान कर रहा है, वो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक मैं ले रहा था उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा, उसको मानेगा ही नहीं। तो आप 10 दवाइयां लोगे तो ठीक हो गए, एक दिन ऐसा आएगा कि आप ठीक नहीं हो पाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो AMR है ना, याद रखना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 को बना था, इसने एक साइलेंट पेंडेमिक का नाम दिया था। क्या नाम दिया था इसको, साइलेंट पेंडेमिक, यानी कि एक ऐसा पेंडेमिक है जो साइलेंटली लोगों को मार रहा है। इसकी वजह से पूरे साल में लगभग 5 मिलियन डेथ हो रही है हर साल। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और इससे बचने के लिए क्या करना होगा, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो जिनको जो रेजिस्टेंट क्रिएट करते हैं, इनको नाम दिया गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये डेफिनेशन, ये वर्ड भी याद रखना, कहीं हो सकता है आपसे पूछ ले, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया को नाम दिया गया जो रेजिस्ट करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है एक नया एंटीबायोटिक बना रही है, जो ऐसे बैक्टीरिया को टारगेट करेगी जो दूसरी मेडिसिन को रजिस्ट करते हैं, ताकि AMR से बचा जा सके। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इसका नाम क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है, किसके लिए की जा रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज हमारी आती है, देखते हैं उसको। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इलेक्ट इंडिया एज को चेयर ऑफ इट्स डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। तो इसको सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ये एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1865 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या बना हुआ है, हेडक्वार्टर बना हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर्स है 193, और इंडिया भी इसका क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो अब इसका जो को चेयर यानी कि इसका जो हेड है वो किसको बना दिया गया, इंडिया को बना दिया गया। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, वन पॉइंट ऑफ सिंगल वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। मैन फोर्स टू ड्रिंक यूरिन फॉर एलोपिंग विद मैरिड वुमेन इन मध्य प्रदेश। समझना, ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है जो आजकल देखने को मिलता है। हुआ क्या कि एक पर्सन, एक मैन, एक कोई आदमी था, उसका मध्य प्रदेश में किसी एक मैरिड वुमेन के साथ अफेयर चल रहा था। और वो जो मैरिड वुमेन थी वो 2 बच्चों की मदर भी थी, उसके मतलब 2 बच्चे भी थे, मैं कह सकता हूँ। और उसके साथ उस आदमी का अफेयर चल रहा था, और जब अफेयर चल रहा था तो वहां पर जो लोग थे उन लोगों ने उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसको पीटा, और पीटने के बाद उसको यूरिन पिलाया। और यूरिन पिलाया मतलब उसको अपना जो पेशाब है वो पिलाया गया। तो ये जो सीन था ये न्यूज में देखने को मिला, और आपने देखा इसको द हिंदू ने भी कवर किया, बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स उन्होंने इसको कवर किया है, और ये एक वायरल वीडियो बन चुकी थी। अब समझना इसमें दिक्कत क्या है।
क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हमारे इंडिया में कानून ऐसा कहता है कि तुम ऐसा करो कि कल को कोई आदमी पकड़ा गया तो तुम उसके साथ ऐसा करोगे? ये तो जानवरों वाले हालात हो गए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ पर हर पर्सन के राइट्स का लिए बातें रखी हुई हैं। जरूरी थोड़ी ना कि उस पर्सन की गलती हो सकता है कि वो जो वुमेन है वो भी उतनी गिल्टी हो उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वुमेन को गलत कह रहा हूँ या मैं मैन को गलत कह रहा हूँ, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ वो गलत हुआ। तो समझना, आज से पहले पिछले साल भी मध्य प्रदेश में एक सीन हुआ था, ये उज्जैन का केस है ना। एक सीन हुआ था सीधी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन सी में, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट में, शायद आप लोगों को पढ़ाया भी गया था क्लासरूम वगैरह में, आपको याद होगा। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें उस पर्सन के ऊपर, एक लेबर करने वाला, एक लेबर होता है यानी कि एक मजदूर आदमी होता है, उसके ऊपर कोई पेशाब कर देता है। तो वो केस आता है, तो उस समय जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट होती है, एमपी गवर्नमेंट, वो क्या करती है, वो कहती है कि एनएसए लागू करो। अब यहां से एक वर्ड निकल के आता है, व्हाट इज एनएसए, कि एनएसए क्या है। तो समझना, एनएसए और कुछ नहीं है। एनएसए के अंदर क्या है कि एनएसए में होता क्या है, लेबरर, कि इसमें ये जो एक्ट था ये 1980 में आया था, बहुत पुराना एक्ट है, कोई नया एक्ट नहीं है। इसके अंदर क्या है कि इस एक्ट के अंदर हुआ क्या, अगर आप लोग, कुछ ऐसी सीन होते हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया गया, और अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ तो होगा क्या, वहां पर एनएसए लग जाएगा, और किसी भी पर्सन को कम से कम 2 साल के लिए बिना किसी इंफॉर्मेशन के जेल में डाल दिया जाएगा, जो ऐसी हरकतें फैला रहे होंगे, जो समाज को डिवाइड करने का, सोसाइटी को डिवाइड करने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको यहां से थोड़ा सा याद रखना, कौन सा एक्ट आ जाएगा, एनएसए, जो कि 1980 के अंदर क्या होता है, इनेक्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट उसको पास करती है। ठीक है, आपने ये वाली वायरल वीडियो देखी होगी, कल न्यूज के अंदर चल रही थी। उसके बाद आते हैं, हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समझना, जो उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं उसकी जो एजुकेशन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया हाई कोर्ट ने। समझना है क्या, मैं आपसे बता देता हूं। सबसे पहले जो मदरसे हैं उनके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो देखो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। बेसिकली ये दोनों आर्टिकल हमारे किसके हैं, फंडामेंटल राइट्स के। और ये किसके लिए काम करते हैं, तो याद रखना, माइनॉरिटीज के लिए काम करते हैं। किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए। और माइनॉरिटीज को हमारे इंडिया में कहीं डेफिनेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी डेफिनेशन दी गई है। और माइनॉरिटी जो है ना, वो दो चीजों के बिहाफ पर मानी जाती है, या तो रिलीजन के बिहाफ पर मानी गई है, या फिर लैंग्वेज के बिहाफ पर मानी गई है। और डेफिनेशन क्या है, जो 50% से कम पॉपुलेशन के हैं वो माने जाएंगे माइनॉरिटी के अंदर। अब हुआ क्या कि ये दोनों आर्टिकल इनसे रिलेट करते हैं, ये उनके कल्चर को प्रमोट करने की बात करता है, ये इनके एजुकेशन की बात करता है। तो आर्टिकल 30 के अंदर लिखा हुआ है ये लोग अपने क्या दे सकते हैं, अपनी रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी कि जो रिलीजियस एजुकेशन है वो ये लोग दे सकते हैं। लेकिन रिलीजियस एजुकेशन क्या हम दे सकते हैं, क्या मेजोरिटी वाले दे सकते हैं, क्या हिंदू दे सकते हैं? तो याद रखना, आर्टिकल नंबर 28 हमें बैन करता है कि हम अपने नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो अब मैं एक नॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हूँ, तो मैं कल को सबको ये नहीं कह सकता कि तुम हिंदू फॉलो करो, तुम हिंदुइज्म को फॉलो करो, मुस्लिम को फॉलो करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आप किसी माइनॉरिटी के जनरल इंस्टीट्यूट में हो तो आप क्या कर सकते हो, तो आप वहां पर उसको रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हो। जैसे कि मदरसे, मदरसों का बेस क्या है, तो समझ लेना, मदरसों का बेस आर्टिकल 30 है। और हम लोग क्यों नहीं एजुकेशन दे सकते, तो उसका बेस कौन सा, आर्टिकल 28 में हमें मना किया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि वहां पर वो जो मदरसा एजुकेशन एक्ट था उसको हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो भारत कहां पर जा चुका है, गगनयान, है ना। गगनयान यानी कि हम आकाश में जा रहे हैं। आपने नाम सुना होगा समुद्रयान, यानी कि हम कहां पर जा रहे हैं, ओशियन की डेप्थ में जा रहे हैं, 6000 मीटर तक। वहां जाकर हम उसको चेक कर रहे हैं, रेयर मिनरल्स को चेक कर रहे हैं। तो आज के दिन हमें नहीं लगता कि ये जो एजुकेशन, ये जो रिलीजियस एजुकेशन वाली चीजें हैं, उन्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा उस लेवल तक नहीं जा सकता, और ये भी जरूरी नहीं है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वहां तक पहुंचे ही। हो सकता है कि उसको रिलीजियस एजुकेशन दे के उसका माइंड वॉश कर दिया जाए, और हो सकता है कि वो बच्चा अगर कहीं अच्छे नॉर्मल इंस्टीट्यूट में पढ़ता तो हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पर जा सकता था। तो ये सारे इश्यूज उसमें बने हुए थे, तो हाईकोर्ट ने उसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बस सिंपल सी बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। भगत सिंह, देखो आज आपने आज जो है वो 23rd ऑफ द मार्च है। आज क्या है, शहीद भगत सिंह का जो क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उसके साथ कौन कौन थे, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी कब, 23rd ऑफ मार्च 1931 को। तो ये एक आज का इंपॉर्टेंट डे है, प्लीज इसको याद रखना। कई बार एग्जाम में जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। साइंटिस्ट डिस्कवर पॉसिबल न्यू टारगेट फॉर द इबोला
प्रिवेंशन। देखो जो इबोला है ना, एक्चुअल में इबोला एक वायरस है जो 1976 में सबसे पहले पाया गया था। कहां पर? इबोला रिवर के पास। याद रखना, इबोला एक रिवर का नाम है जो कि कोंगो, जो रिपब्लिक ऑफ कोंगो कंट्री है उसके अंदर एक रिवर है इबोला, उसके किनारे 1976 में सबसे पहले ये केस मिला था। अब क्या हुआ कि जो इबोला है ना, अगर तुम देखोगे जिस समय ये फैल रहा था उस समय ये कोविड-19 से भी बड़ा पेंडेमिक बन सकता था, अगर जिस रेट से फैल रहा था। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो मंकी, ठीक है, गोरिल्ला, ठीक है, उसके साथ साथ चिंपांजी, ये जो एनिमल है जितने भी, जो मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम ये कहां पर मिलेगा आपको? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। तो इन एनिमल्स ये एंटर कर जाता है किसमें? ह्यूमंस में। और ह्यूमंस में एंटर करने के बाद उनको एकदम से क्या कर देता है? उनकी डेथ हो जाती है। अगर आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले पाते हो, आप इससे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो आपकी 12th डे यानी कि 12वें दिन आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो देखो इबोला वायरस एक्चुअल में होता क्या है, या तो ये फ्रूट बैट में मिलेगा, गोरिल्ला में मिलेगा, चिंपांजी में मिलेगा, ठीक है, श्रू यानी कि जो चूहे वगैरह होती है उसमें मिलेगा, बकरी वगैरह इनमें मिल जाएगा। यहां से चला गया, इन सबको खाया इंसान ने, इंसान में चला गया, क्लोज कांटेक्ट हो गया, उसका ब्लड उसके हाथ में लग गया, ठीक है, या उसको मारा गया, डेड एनिमल्स था जो भी था, या उसको कंज्यूम किया उसने जो भी था, पहुंच गया इंसान में। इंसान में जाते सबसे पहले टारगेट क्या करता है ये? हेपोटाइटिस जो फंक्शनल सेल्स होते हैं लीवर की, उस पर टारगेट करता है। उसके बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उन पर टारगेट करता है। फिर हमारी जो हमारे जो फैगोसाइट्स होती हैं, ब्लड सेल्स जो हमारे फॉरेन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, उनको टारगेट करता है। और इसके सिम्टम क्या है? तो याद रखना, फीवर, सोर थ्रोट, सेवरे हेडेक, ठीक है, मसल पेन, इंटेंस वीकनेस, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब क्या है इसके सिम्टम्स हैं। अब होता क्या है कि पहले दिन शुरू के 7 से 9 दिन तक आपको हेडेक रहेगा, थकान रहेगी, बुखार रहेगा, मसल सोरनेस रहेगी। 10वें दिन आपको एकदम से बुखार चढ़ेगा और आपको उल्टी करने का मन करेगा। आपका जो ब्लड है वो उल्टी में आने को, मतलब कि वोमिटिंग में आपको दिखेगा, ये सब होगा। 11th डे क्या होगा? आपकी जो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, नाक से, मुंह से, ठीक है, या बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद 12वें दिन आपकी क्या होगी? फाइनल स्टेज होगी और आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो एक बहुत ही खतरनाक वायरस मैं इसको कह सकता हूँ। और इससे बचने का सिंपल सा तरीका है क्या? वो ये है कि हमें ये जो जितने भी एनिमल्स होते हैं इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। बिग न्यूज फॉर किडनी पेशेंट्स, पिग किडनी सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड इनटू ए लिविंग पेशेंट। समझना, सबसे बड़ा हमें क्या मिला है? एक बेनिफिट मिला है। किसका? तो देखो आज के दिन अगर आप देखोगे तो इंडिया में लगभग 1 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको अपने जो ऑर्गन्स है बॉडी के, उनका ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, ठीक है। और ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करवाने के लिए वो लाइन में लगे हुए हैं। और उसमें से लगभग आधे 50% ऐसे हैं जिनकी किडनी खराब हो चुकी है और उनको किडनी को ट्रांसप्लांट कराना है। लेकिन किडनी, अच्छी किडनी उस पर्सन के लायक, उसकी एज के लायक नहीं मिलती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो हुआ क्या? साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी डिस्कवरी की, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है और ये हर न्यूज में आपको देखने को मिलेगा आज के दिन। इसको नाम दिया गया, याद रखना, इसको नाम दिया गया जेनो ट्रांसप्लांटेशन। अब आप कहोगे कि सर व्हाट इज जेनो ट्रांसप्लांटेशन? तो सिंपल सा याद रखना, जब भी किसी एनिमल के किसी बॉडी ऑर्गन को निकालकर किसी ह्यूमन के बॉडी ऑर्गन से रिप्लेस कर दिया जाता है तो हम उसे कहते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। और अभी ये जो किया गया है कहां पर? तो ये 62 ईयर ओल्ड का एक पेशेंट था। हालांकि उसका 2018 में किडनी चेंज की गई थी, लेकिन वो किडनी भी खराब हो गई, तो दोबारा से इसको एक सुअर यानी कि एक पिग की क्या लगा दी गई? किडनी लगा दी गई। अब ये मत समझना कि आप किसी भी सुअर को उठाकर उसकी किडनी लगा दोगे, ऐसे तो बीमारियां हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी आपकी। तो होता क्या है कि इसके अंदर जेनेटिकली, समझना, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे पिग है, यहाँ पर सुअर है, उनका इसमें यूज किया जाता है। तो कौन कौन सा है, क्या प्रोसेस होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से क्या पूछ सकता है, हम उन चीजों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कैसे हो सकता है? जैसे दिल का भी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आने वाले समय में डेथ होना ही, जो रेयर डेथ होती है ना, जो किसी कि भाई किसी का हार्ट खराब हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, वो होनी बंद हो जाएंगी। अब होता क्या है, देखे देखो, जैसे कि मान लो ये सुअर है, इसका हार्ट इसको लगाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? लास्ट टाइम 57 ईयर ओल्ड का एक पेशेंट था, उसको ऐसा किया भी गया था, ठीक है। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। देखो मान लो ये पिग का कोई ऑर्गन है, ठीक है, ये कोई पिग है, इसके यहाँ से इसका जो ऑर्गन है उसके अंदर डीएनए आरएनए सब होगा, जैसे हमारा होता है पिग डीएनए। इसमें एक होता है CGTA1 जीन और एक होता है CGTA सेकंड जीन। अगर ये दोनों हमारी बॉडी में चले गए तो इंसान वैसे मर जाएगा, बीमारियों से मर जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो होता क्या है,
इसकी जो डीएनए होता है उसमें से सीजीटीए को हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद इसको दोबारा से क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है सेल्स के अंदर, और फिर इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो मॉडिफाइड जो साइंटिस्ट जो बना के बैठे हैं, जो इंजेक्शन वो इसमें इंजेक्ट किया जाता है, फिर इस सेल को करते हैं मॉडिफाई, इस एग को, इस अंडे को, फिर इससे क्या होता है, इसके इसमें रखा जाता है, फिर ये क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा। जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इसके अंदर से जो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे के अंदर जो CGTA1 और 2 टाइप के जो डीएनए जो एंजाइम थे वो तो मिलेंगे नहीं, तो इसके अंदर होगा क्या, सिंपल 1 पॉइंट का होगा। तो जो 1 पॉइंट वाला होगा वो हमें कोई नुकसान करेगा नहीं, क्योंकि जो नुकसान करने वाला था उसको हम निकाल चुके हैं। तो ये वाला जो पिग हुआ, इस पिग के अंदर जो ऑर्गन्स होंगे, उन ऑर्गन्स को हम डायरेक्टली किसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे, इसी पर्सन में कर देंगे। जैसे हार्ट जो होता है सुअर का और इंसान का सेम होता है, किडनियां दोनों की सेम होती हैं, लीवर दोनों का सेम होता है, फेफड़े यानी लंग्स दोनों के सेम होते हैं। तो सोचो अगर ये ऐसा होने लगा एक ब्रॉड लेवल पर, तो हम जितनी भी ये डेथ होती है हम उनको क्या करा पाएंगे, बचा पाएंगे। ठीक है ना, और इनका ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी का लीवर खराब हो गया तो उसको दूसरे का लीवर चाहिए, तो सेम एज का सेम क्राइटेरिया का पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो डोनर होगा, तो ऐसा मिलता नहीं है। इसमें क्या होगा, किसी भी एक सुअर को जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, उसका निकाला, शिफ्ट किया, और उस इंसान की क्या बच गई, जान बच गई। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी रिसर्च है, इसको याद रखना। ये जो जो भी आपसे मैंने डिस्कस किया प्लीज इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है आज की, India's fertility rate down from 6.22 to since 1950। देखो फर्टिलिटी रेट क्या होती है, तो सिंपल समझना कि किसी जगह पर जो वुमेन होती है, जो महिला होती है, वो अपने लाइफ स्पैन में कितने बच्चों को पैदा कर सकती है, वो होती है फर्टिलिटी रेट। तो ये पहले हमारी 1950 में 6.2 के अराउंड हुआ करती थी, अब ये अंडर 2 जा चुकी है। और ये अंडर 2 जाने का मतलब सिंपल समझना, 1950 के अंदर अगर मैं ग्लोबल, समझना, अगर मैं ग्लोबल फर्टिलिटी रेट की बात करूं, ग्लोबल टोटल फर्टिलिटी रेट, तो 1950 के अंदर ये हुआ करता था लगभग 6.2। ठीक है, आज के दिन ये 2024 में कितना आ चुका है, तो अंडर 2 आ चुका है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के अंदर ये 1950 में कितना हुआ करता था, तो लगभग 6.8 या 6.2 के आसपास था। अब कितना हो चुका है, 2021 की अगर मैं बात करूं, तो 2021 में आ चुका है कितना, तो ये लगभग हमारा आ चुका है 1.91 के लगभग। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक ये आ जाएगा 1.59 तक। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2100 तक आते आते ये हमारा रह जाएगा 1.04। यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होती जा रही है। अब समझना इसके कम होने से नुकसान क्या है। देखो चाइना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी इसमें, चाइना ने एक रूल लगाया, 2 चिल्ड्रन पॉलिसी, है ना, हम दो हमारे दो, जैसे हमारे यहाँ पर चलता था। तो इस पॉलिसी से क्या हुआ, बच्चे तो कम हो गए, लेकिन अब जो फर्टिलिटी रेट थी वो इतनी कम हो गई है कि आने वाले टाइम में चाइना की पॉपुलेशन डाउन होना शुरू हो जाएगी। और दुनिया भर में 47 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी जो फर्टिलिटी रेट है ना, वो जितनी होनी चाहिए ना, एक वो भी नहीं है। मतलब उनकी फर्टिलिटी रेट बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है। और ये किसकी वजह से है, तो देखो मॉडर्न लाइफस्टाइल। इसका रीजन ये नहीं है, इसका रीजन है मॉडर्न लाइफस्टाइल। ठीक है, कि हम कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, कैसा खाना खाते हैं। आजकल आपने देखा होगा जो मैरिज होती हैं, शादियां होती हैं, वो आजकल लंबी एज में करने लगे, कि जब तक 35 से प्लस 40 एज की ना हो जाए, जब तक इंडिपेंडेंट या सेल्फ डिपेंडेंट ना हो जाए, तब तक शादियां नहीं करेंगे। तो उससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी जो फर्टिलिटी होती है, जो रिप्रोडक्टिविटी होती है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और ये आज नहीं, आने वाले टाइम पर हमारी कंट्री या हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ आज ज्यादा है, लेकिन आगे जब कम हो जाएगी तो फिर भी दिक्कत है। तो हमें ना कम रखना है ना ज्यादा रखना है। जैसे आपको पता है चाइना ने एक पॉलिसी बनाई है कि अब क्या, कि अब ज्यादा बच्चे पैदा करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, फर्टिलिटी जो रेट है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो थोड़ा सा याद रखना, इंडिया क्या, सॉरी, इंडिया का क्या चल रहा है उसके अंदर, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। और याद रखना, जो आज जो हमारा ये डे है वो कौन सा है, 23rd ऑफ द मार्च। और 23rd ऑफ द मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्या हुआ था, तो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी। और इनको फांसी किस लिए दी गई थी, तो इनको लाहौर कंस्पिरेसी में फांसी दी गई थी। एक्चुअल में इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने सैंडर्स को मारा था।
सैंडर्स कौन था? तो याद रखना, जब साइमन कमीशन इंडिया आया था तो साइमन कमीशन में सारे के सारे लोग क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। तो कहा गया कि इसमें इंडियंस नहीं है, तो उसका अपोज होने लगा। सबसे ज्यादा अपोज हुआ पंजाब में। पंजाब में एक लीडर होते हैं कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय उस समय कर रहे थे उसका अपोज। तो वहीं पर सैंडर्स नाम का एक अंग्रेज होता है जो ऑर्डर देता है कि इन पे लाठी चार्ज करो। तो उसमें एक पर्सन होता है जॉर्ज स्टोक। उस जॉर्ज स्टोक की लाठी लगने से सर के ऊपर लाला लाजपत राय की हो जाती है डेथ। लाला लाजपत राय के जो चेले होते हैं या जो भगत सिंह थे उनके जो गुरु थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय। तो भगत सिंह ने कसम खाई कि मैं उनको मारूंगा जिन्होंने लाला लाजपत राय को मारा है। तो वो क्या करते हैं? सैंडर्स को गोली मार देते हैं। हालांकि अच्छा, कई जगह पर ऐसा कहा जाता है कि वो गोली साइड से निकल जाती है, सैंडर्स बाद में मारा जाता है, लेकिन उनके ऊपर सैंडर्स को मारने के भी एलिगेशंस लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनको बाद में जो उनको कहा जाता है कि सरेंडर करो, वो सरेंडर करने से मना कर देते हैं। बाद में उन पर प्रेशर आता है तो वो कहते हैं मैं सरेंडर कर दूंगा। और सरेंडर करने के लिए वो कौन सी जगह को चुनते हैं? तो याद रखना, लाहौर असेंबली। और लाहौर असेंबली में जाकर वो बॉम्ब फेंक देते हैं और वहां पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और उसके बाद उनको लाहौर कंस्पिरेसी के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और आगे चल के उनको फांसी की सजा दे दी जाती है 23 मार्च 1931 को। और उसी दिन से हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और याद रखना, एक बुक है जो शहीद भगत सिंह ने जेल में लिखी थी, और वो बुक हर बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। उस बुक का नाम क्या है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ उस बुक का नाम क्या है। चलो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि उस बुक का नाम क्या है जो भगत सिंह ने लिखी थी। ठीक है, वो सीधी रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। बस मैं इतना आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।